हाँ जी। तो क्या हाल चाल। आज हम करने वाले हैं सीओए की यूनिट 2। बेसिकली इस यूनिट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो भी चीज़ पेपर में आ सकती है वो डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 याद करने की और मोस्टली रटने की है। यूनिट 3 में है जो समझने की चीज़ें और कैलकुलेट करने की चीज़ें। तो जब यूनिट 3 पढ़ेंगे तो यूनिट 3 समझेंगे। अभी ये आपको याद करना है। ठीक है, मैं बता दूंगा जो चीज़ समझने वाली है वो मैं बता दूंगा, बाकी याद आपको करना है। यूनिट 3 में देखो, यूनिट 3 जो अगली वीडियो होगी, यूनिट 3 में हम बूथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन, रिस्टोरिंग डिवीजन, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। मैं पहले बता दूं, इसमें याद करने का और रटने का काम है, तो वो आपका है। जो चीज़ समझाने की है, बताने की है, वो मैं ऊपर से बता दूंगा। तो देखते हैं, पहला टॉपिक आता है हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की बेसिकली 5 फंक्शनल यूनिट होती हैं। अगर आपका ये वाला क्वेश्चन आया, जैसे कि हमारे में आया था आई गेस, तो आपको लिखना है कि बेसिकली इसकी 5 इंडिपेंडेंट यूनिट होती हैं। कौन कौन सी, उनके नाम लिखोगे। इनपुट आउटपुट मेमोरी, एएलयू, सीपीयू। ठीक है, और फिर जब उसे एक्सप्लेन करोगे तो उसे एक्सप्लेन कैसे करोगे। आपने लिखा सीयू, फिर लिखोगे सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, और एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, फिर मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। ठीक है, फिर उन्हें बताओगे क्या क्या होता है। तो देखो, जो ये इनपुट यूनिट होती है, ये क्या करती है, ये तुम्हारे जो सिस्टम है उसे इनपुट देने का काम करती है, जैसे तुम्हारे कीबोर्ड या जॉयस्टिक वगैरह। आउटपुट यूनिट तुम्हारे सिस्टम से तुम्हें आउटपुट डिस्प्ले करती है, जैसे तुम्हारी मॉनिटर की स्क्रीन वगैरह हो गई। अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन जो होते हैं वो परफॉर्म करवाती है प्रोसेसर के अंदर। कंट्रोल यूनिट ये जो सारा प्रोसेस होता है उसे स्टोर करती है। मेमोरी में जो डेटा है उसे स्टोर करने का काम करती है ये, और रीड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करने का काम करती है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो इसी तरह से तुम्हें लिखना है। हाँ, बस इतना ही लिखना है इसमें। और एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे पहले ये सारी चीज़ लिखी, लेकिन मेमोरी और अर्थमेटिकल यूनिट का जो पॉइंट है वो सबसे एंड में लिखना। फिर उसमें क्या लिखना, या उसे सबसे पहले लिखना, और उसके अंदर क्या क्या लिखोगे। मेमोरी के अंदर देखो, मेमोरी के अंदर क्या लिख सकते हो कि मेमोरी यूनिट 2 तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी यूनिट जो होती है तुम्हारी प्राइमरी मेमोरी यूनिट, वो तुम्हारी मेन मेमोरी होती है, बहुत हाई स्पीड होती है, और जब तुम्हारा कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो वो मैंडेटरी है कि वो तुम्हारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर हो। ठीक है, और ये लार्ज नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर कंटेन करती है अपने अंदर। और एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रुप ऑफ दीज सेल, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर हैं इन्हें, ये क्या है, ग्रुप ऑफ दीज सेल आर कॉल्ड वर्ड। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज होते हैं मेमोरी के अंदर। ठीक है, और फिर सेकेंडरी यूनिट क्या है, सेकेंडरी यूनिट तुम्हारी प्राइमरी यूनिट से अलग होती है। मतलब जनरल वैसे बता रहा हूँ कि प्राइमरी यूनिट से अलग होती है। जब तुम्हारी सिस्टम बंद हो जाता है तो तुम्हारी प्राइमरी जो मेमोरी यूनिट है वो भी स्लीप में चली जाती है, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है वो एक्टिव ही रहती है अगर वो कनेक्टेड है, जैसे फॉर एग्जांपल सीडी, डीवीडी। और बस ये लेस एक्सपेंसिव है, इसमें ये चीज़ लिख सकते हो। इसका अलग से डिफरेंशिएट आया तो भी ये 1-2 पॉइंट लिखना बस। और कैशे मेमोरी जो तुम्हारी होती है, ये एक फास्ट मेमोरी है, बहुत छोटी छोटी मेमोरी से मिलके बनी होती है। ठीक है, जैसे लिखा है ना कि एडजेसेंट टू द मेन मेमोरी, और एक स्मॉल फास्टर यूनिट होती है कॉल्ड कैशे मेमोरी। ठीक है, स्मॉल फास्टर यूनिट रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जनरल पॉइंट है, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। और अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन में क्या कर सकते हो कि ये अर्थमेटिकल और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है। और तो जो तुम्हारे ये वाली लाइन लिख सकते हो कि जो ऑपरेंड है वो स्टोर होते हैं हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट में, जिन्हें रजिस्टर कहते हैं, और ईच रजिस्टर कैन स्टोर 1 वर्ड ऑफ डेटा। ठीक है, जैसे यहाँ यह है ना कि लार्ज नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर ग्रुप ऑफ सेल को वर्ड बोलते हैं, तो ऐसे ही एक रजिस्टर के अंदर 1 वर्ड ऑफ डेटा स्टोर हो सकता है और एक्सेस हो सकता है लेस देन कैशे मेमोरी के टाइम से। इसमें बस ये पॉइंट लिखना है। अगर ये टॉपिक आया तो बस तुम्हें थोड़ा थोड़ा बना के लिखना है। ये वाला डायग्राम बनाना मस्ट है, बाकी इसमें और कुछ नहीं करना। फिर तुम्हारा अगला टॉपिक आता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी हमारे सिटीज में आया था। देखो ये क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन प्रोसेस एंड मेमोरी, कि जो तुम्हारा प्रोसेसर है और मेमोरी के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है। पहले ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम है, ये तुम्हारा प्रोसेसर है, ये तुम्हारी एक बस है। ठीक है, सिस्टम बस क्या होती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, भी बताऊंगा। ठीक है, ये मेमोरी यूनिट है, ये इनपुट आउटपुट यूनिट है। ये शॉर्ट फॉर्म्स लिखे, इसे इसी तरह लिखना, फिर बाद में इन्हें एक्सप्लेन करके लिखना है। MAR, PC, IR, MDR, कंट्रोल और ALU। ठीक है, MAR क्या होती है, MAR होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, MDR क्या होती है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। PC क्या होती है, प्रोग्राम काउंटर। IR क्या होती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, और ये तुम्हारे जनरल पर्पस रजिस्टर है। अब देखो, जनरल पर्पस रजिस्टर क्या करते हैं, ये स्मॉल साइज ऑफ रजिस्टर होते हैं जो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करते हैं अपने अंदर, ये। ठीक है, जो तुम्हारे जनरल पर्पस रजिस्टर हैं ये। ठीक है, फिर प्रोग्राम काउंटर क्या होता है,
प्रोग्राम काउंटर जो तुम्हारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा यहाँ पे, ये प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, IR रजिस्टर क्या होता है, कौन सा इंस्ट्रक्शन तुम्हारा एग्जीक्यूट हो रहा है, करंट पॉइंट पे कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो IR रजिस्टर स्टोर करेगा। ठीक है, MAR जो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, ये क्या करेगा कि कौन सी मेमोरी की किस पॉइंट से इंस्ट्रक्शन फैच होना है ये उस बारे में बताएगा। मेमोरी डेटा रजिस्टर जब वो इंस्ट्रक्शन फैच होके आता है मेमोरी से, कहाँ पे स्टोर होता है, MDR में स्टोर होता है। कंट्रोल यूनिट क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, और मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसे कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करती है। और अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन, जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो रहा है। इनपुट आउटपुट तो तुम्हें पता है कि इनपुट देने के लिए और आउटपुट देने के लिए काम आता है। ठीक है, ये तुमने सुना और यही तुम लिखोगे कि जनरल पर्पस रजिस्टर आर वेरी स्मॉल साइज रजिस्टर होते हैं, और पर्पस क्या होता है, स्टोर करते हैं डेटा को टेम्परेली। IR रजिस्टर क्या होते हैं, कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बारे में स्टोर करेंगे ये। ठीक है, होल्ड द इंस्ट्रक्शन दैट इज करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, प्रोग्राम काउंटर जो तुम्हारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में स्टोर है। मेमोरी डेटा रजिस्टर यही है। ठीक है, कनेक्ट होता है डेटा बस से थ्रू सिस्टम बस। अब वो मैं तुम्हें भी समझाऊंगा कि सिस्टम बस कैसे डिवाइडेड होती है सब पार्ट्स में, वो समझ में आ जाएगा अभी बाद में। ठीक है, तो ये जो मेमोरी डेटा रजिस्टर है तुम्हारा, ये डेटा बस से कनेक्टेड होता है थ्रू सिस्टम बस, और कि जब डेटा फैच होके आता है वो इसके अंदर स्टोर होता है। ये चीज़ यहाँ हिंदी में लिख रखी है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का कि वो कि किस मेमोरी से डेटा फैच होना है उसके बारे में इसके अंदर होता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसे कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करती है। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप है कि कैसे कैसे काम होता है, ये मैंने अपने समझने के लिए लिख रखा था, और अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो तुम भी इसे बना के लिख देना, है ना। और मैं बता देता हूँ कैसे क्या होता है। देखो, जैसे तुम्हारा प्रोग्राम काउंटर सबसे पहले एक्टिवेट हुआ, क्योंकि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो फैच होगा उसके बारे में इंस्ट्रक्शन मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा ना, तो प्रोग्राम काउंटर सबसे पहले हुआ, ये मेमोरी एड्रेस से लेगा कि किस मेमोरी से तुम्हें डेटा लेना है। ठीक है, किस मेमोरी से डेटा लेना है। उसके बाद क्या करेगा, MAR एड्रेस बस के थ्रू, जो सिस्टम बस है उसके पार्ट्स होते हैं, तो उसमें एड्रेस बस होती है, एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी के पास जाएगा, मेमोरी से वो लेगा जो भी मतलब मेमोरी से जहाँ पे वो ऑपरेशन परफॉर्म होना है वहाँ से डेटा फैच होगा, और डेटा फैच होके MDR में आएगा। MDR से वो टेम्परेरी स्टोर होगा जनरल पर्पस रजिस्टर में, और उस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो बताएगा ALU, और कंट्रोल यूनिट उसे सबको कंट्रोल करेगा, और आउटपुट बस, इनपुट बस वो ऑपरेशन को डिस्प्ले करने में हेल्प करेगा। बस इसमें इतना ही था। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि यार समझाया नहीं, बस एक ऊपर ऊपर से बता दिया, तो अगर तुम्हें राइटिंग समझ में आती है तो नोट्स तो तुम्हें मिलेंगे, उसमें से देख लेना। बाकी जो तुम्हारे नोट्स आएंगे ग्रुप पे, तो ये सिर्फ आइडिया ले लो यहाँ से, याद वहाँ से कर लेना। ठीक है, फिर देखो सिस्टम बस। सिस्टम बस का क्वेश्चन हमारे में आया था, ये 3 क्वेश्चन मेन हमारे में आ गए थे पहले। सिस्टम बस के 2 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि सिंगल बस बताओ और डबल बस बताओ, और या वो कह सकता है आर्किटेक्चर ऑफ बस बताओ, या दोनों ही कह सकता है, या तुम्हें समझ में ना आए तो जो तुम पढ़ के जा रहे हो वो सब लिख देना। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत मानना। देखो सिस्टम बस क्या होती है, सिस्टम बस 2 तरह की होती है, और उससे पहले उसकी डेफिनेशन देख लो। ग्रुप ऑफ लाइन एक्ट एज कनेक्टिंग पाथ फॉर सेवरल डिवाइस इज कॉल्ड बस। ठीक है, जैसे, और इनका काम क्या होता है, कैरी डेटा करना, एड्रेस कैरी करना, या कंट्रोल प्रोसेस कैरी करना। और अभी तुम बस को एक लाइन मानो, एक केबल है कि उस केबल से चीज़ें कनेक्टेड हैं, और बस वो केबल एक मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो सिंगल बस क्या है, देखो सिंगल बस से 3 चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। 3 कौन कौन सी, इनपुट आउटपुट को एक यूनिट मानो, इनपुट आउटपुट, मेमोरी और प्रोसेस। ये इसमें लिखा है कि कॉमन बस इज यूज फॉर कनेक्शन बिटवीन पेरिफेरल एंड माइक्रो प्रोसेसर। ओके, ये इसकी एक डेफिनेशन है बस। और फिर डबल बस क्या होती है, डबल बस में तुम्हारी 2 बस होती हैं। इसमें तो एक सिंगल बस है तो इसका मतलब सिंगल तार है, डबल बस में 2 तार होती हैं डेटा फैच करने के लिए और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। ये रहा इसका डायग्राम कि एक बस है तुम्हारी जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवा रही है, और फिर तुम्हारी ये एक बस है जिसमें तुम्हारा प्रोसेसर और मेमोरी कनेक्टेड है। ये प्रोसेस और मेमोरी आपस में कैसे कनेक्टेड है ये हमने यहाँ पे अभी देखा। ठीक है, समझ रहे हो। और ये इसका डिफरेंस अगर आ सकता है पूछ लिया, अगर वो डिफरेंस पूछे कि सिंगल बस और डबल बस के बीच में डिफरेंस बताओ, तो ये क्या करती है, सेम बस शेयर द 3 यूनिट जो मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, सेम मेमोरी एड्रेस यूटिलाइज बाय इनपुट आउटपुट। जो मेमोरी एड्रेस होता है वो सबके लिए सेम होता है, जबकि इसमें मेमोरी एड्रेस अलग अलग हो सकता है, क्योंकि देखो तुम्हारे इनपुट के लिए, अच्छा मेमोरी एड्रेस ना बोल के इसे इस तरह से लिख सकते हो कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए अलग बस यूज़ होती है
और तुम्हारे प्रोसेसर के लिए अलग बस यूज़ होती है, ये लिख सकते हो। और यहाँ पे ये लिख सकते हो कि 2 इंडिपेंडेंट बस यूज़ है। सेम चीज़ को बार बार रिपीट करके लिख रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल ऑफ एग्जीक्यूशन इज मोर। अगर इसमें तुम्हें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो उसकी जो साइकिल है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक बार में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। इसमें नंबर लेस रहेंगे और नंबर ऑफ रजिस्टर एसोसिएटेड आर लेस। इसमें जो नंबर जो रजिस्टर इससे जुड़े रहते हैं वो कम होते हैं, इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर ज़्यादा होते हैं। एट अ टाइम सिंगल ऑपरेशन कैन बी रीड फ्रॉम द बस, एक ही ऑपरेशन रीड कर सकता है और इसमें एक बार में 2 ऑपरेंड रीड कर सकते हैं। तो फिर अगला टॉपिक आता है आर्किटेक्चर ऑफ बस। आर्किटेक्चर ऑफ बस में ऐसे याद रखो, कैड कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डेटा बस, CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट। और ये इनके एरो देख लो, इनके एरो कैसे हैं। इनपुट वाला जो है इनपुट आउटपुट सब में डबल साइडेड एरो हैं, ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूँ, सब में डबल साइडेड एरो हैं। और फिर इनकी देखो डेटा बस क्या है, डेटा बस मेमोरी से भी डबल साइडेड है और इससे भी डबल साइडेड है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बाय डायरेक्शनल है डेटा बस। जबकि एड्रेस बस क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, मेमोरी में सिर्फ वो दे रहा है और CPU से सिर्फ वो ले रहा है, ठीक है। और कंट्रोल बस भी बाई डायरेक्शनल है, यही इसके डेफिनेशन में आता है। एड्रेस बस क्या काम करती है, कैरी करती है मेमोरी एड्रेस फ्रॉम द प्रोसेस टू दी कंपोनेंट। प्रोसेस से जो उसके कंपोनेंट होते हैं वहां तक एड्रेस को कैरी करती है। पॉइंट है ये यूनिडायरेक्शनल है। डेटा बस क्या करती है, कैरी डेटा फ्रॉम प्रोसेसर टू दी कंपोनेंट, और ये बाई डायरेक्शनल है। कंट्रोल बस क्या करती है, सारे जो ऑपरेशन हो रहे हैं प्रोसेस से और उसके कंपोनेंट तक उन्हें कैरी करती है। दूसरा पॉइंट इसका भी हो सकता है कि ये भी बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। बस इसमें इतना ही लिखना था और कुछ नहीं है। फिर एक ऑब्जेक्टिव के लिए ये पॉइंट आ सकता है कि मेमोरी कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ स्टोरेज सेल हैविंग वैल्यू 0 to 1 और के बिट एड्रेस क्रिएट करता है स्पेस ऑफ 2 की पावर k। समझ में नहीं आया हो तो छोड़ दो, बट ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। एक क्वेश्चन जो आया था और शायद बहुत से बच्चों ने नहीं किया था, बिग इंडियन लिटिल इंडियन, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई PDF आएगी तो उसमें बहुत छोटा सा टॉपिक दे रखा होगा इसका, और ये इनफैक्ट छोटा ही है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, बिग इंडियन, पहले बिग इंडियन देखते हैं। बिग इंडियन क्या है, अगर तुम मोटी मोटी भाषा में समझो, जो तुम्हारी बिट्स हैं उन्हें एक तुम सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो, बस ये वही है, ठीक है। इंडियन आर दी ऑर्डरिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाइट ऑफ डिजिटल डेटा इनटू कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में तुम उन्हें अरेंज कर रहे हो, ठीक है। बिग इंडियन देखते हैं। बिग इंडियन क्या है, बाइट आर ऑर्डर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में बाइट ऑर्डर करी जाती हैं, ठीक है। और जो MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, अभी बताऊंगा क्या होती है वो स्टोर होती है लोएस्ट ऑर्डर पे, ठीक है। अभी पहले सुन लो क्या है, इसे विद एन एग्जाम्पल समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे एक 4 बिट का डेटा है, इसे वो ऐसे भी कह सकता है कि ये 4 बाइट का डेटा है, सॉरी 4 बाइट का, इसे ऐसे भी कह सकता है कि 32 बिट का डेटा। बाइट और बिट ध्यान रखना, हमारे 32 बिट का डेटा आया था तो बहुत से कंफ्यूज भी हो गए थे, दोनों सेम चीज़ है। 4 बाइट का डेटा है, उसे अरेंज करना है, तो तुमने क्या किया, 4 के कॉलम बनाए, 4 ऐसे मतलब 4 रो 4 कॉलम, है ना। और तुमने उसमें स्टोर किया 0 से लेके जो 16 तुम्हें स्टोर करनी है, टोटल डिजिट 16 आएंगी, तो 0 से लेके तुमने फिल की फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके तुमने इन्हें स्टोर किया। अब देखो ये जो तुम्हारी पहली रो है, दूसरी तीसरी चौथी, इसे तुम बोलोगे वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3। अब वर्ड क्या है, हमने अगर तुम्हें याद आया हो, एकदम से स्ट्राइक हुआ हो, यहाँ पीछे पढ़ा था, ये जो सेमीकंडक्टर है, अ ग्रुप, ठीक है, दे हैंडल अ ग्रुप ऑफ दीज सेल कॉल्ड वर्ड्स। मतलब जो बहुत सारे सेल्स हैं उन ग्रुप ऑफ सेल्स को वर्ड कह देते हैं। तो इसे एक ग्रुप मान लो और इसे एक वर्ड, कि ये एक वर्ड है, मतलब एक रो को यहाँ पे हम वर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। समझ में ना आ रहा हो तो बस सुन लो क्या हो रहा है, ठीक है। समझने की चीज़ भी नहीं है वैसे, बस सुन लो, पेपर में आया तो एज इट इज उतार देना, ठीक है। और ये वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 3, ये मान के चलो कि रो 1 को हमने ये नाम दिया, रो 2 को ये, रो 3 को ये, इस तरह से। और इस वर्ड 1 का एड्रेस क्या होगा, तो जो इस रो का पहला एलिमेंट है ना वो इसका मेमोरी एड्रेस होगा, ठीक है। इसका एलिमेंट क्या है 0, तो इसका एड्रेस है 0। इसका वर्ड 1 का एड्रेस क्या होगा, पहला एलिमेंट 4, तो इसका एड्रेस 4, ठीक है। ऐसे ही वर्ड 2 का एड्रेस क्या होगा 8, वर्ड 3 का एड्रेस क्या होगा 12। इस पूरी रो का एड्रेस क्या होगा, उसका पहला एलिमेंट, उस रो का पहला एलिमेंट, ठीक है। यही यहाँ पे मैंने लिख रखा है, द एड्रेस ऑफ ईच वर्ड इज द एड्रेस ऑफ स्टार्टिंग बाइट, ये मैंने लिखा बस। बिग इंडियन में ये चीज़ लिखनी है तुम्हें, और कुछ नहीं लिखना। और फिर लिटिल इंडियन में ये चीज़ लिखोगे जो भी बताऊंगा, और बाद में उसे एक एग्जाम्पल करके लिख दोगे अगर ये पेपर में आया। बाइट आर ऑर्डर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट थी, ठीक है, यहाँ पे है राइट टू लेफ्ट, ऐसे ऐसे होंगी, ठीक है। और LSB, यहाँ पे MSB थी, यहाँ पे LSB है, वो स्टोर होती है लोएस्ट एड्रेस पे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, अभी बताऊंगा वो भी क्या है, ठीक है। तो तुमने इसे स्टोर किया 0 1 2 3 ऐसे करके लेफ्ट टू राइट
फिल कर दी, और यहाँ पे भी वर्ड 1 वर्ड 2 वर्ड 3 हर रो का नाम लिखा तुमने, उसका एड्रेस क्या होगा जो पहला वाला है, यहाँ पे पहला इसे मत मानने लगना, पहला यही है कि 3 4 7 11 15। वर्ड 0 का एड्रेस 3 है, वर्ड 1 का 7 है, वर्ड 2 का 11 है, वर्ड 3 का 15 है। ओके, तुमने लिखा, इसे ऐसे ही लिखना है। फिर देखते हैं इसका एग्जाम्पल में क्या है। ये तुम्हारे पास एक नंबर दे रखा है 0x01234567, रैंडम एक नंबर है, ठीक है, और इसे 2-2 की बिट में तुमने बांट लिया, मतलब 2-2 के सेक्शन में ले लिया, 2 2 2 2, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग की 2 हैं, इन्हें क्या बोलोगे तुम, MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो पहली वाली बिट है, स्टार्ट जहां से हो रहा है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये पीछे वाली है, ये क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब तुम ये मत सोचना यार ये एग्जाम्पल हमें समझ में नहीं आया या कुछ और दे दिया, वो कुछ नहीं देगा, वो तुम्हें ये देगा कि 32 बिट का 4 बिट का डेटा है कोई, उसे इंसर्ट करो या बताओ बिग इंडियन और लिटिल इंडियन क्या होता है, या इस तरह से देगा, तो तुम्हें खुद ही लिखना है, वो कुछ से कुछ नहीं देगा, ना अब ना सेमेस्टर में, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब हमने पहले पढ़ा था बिग इंडियन में क्या था, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो स्टोर होती है लोएस्ट ऑर्डर पे। लोएस्ट ऑर्डर क्या, मानो ये तुम्हारी एक रो थी, या तुम्हारा एक, मानो इसे आसान भाषा में बोलो एक एरे थी, मानो एरे, तो एरे का लेफ्ट पार्ट, जो लेफ्ट पार्ट होगा उसे तुम बोलोगे लो, और जो राइट पार्ट होगा उसे बोलोगे हाई, मतलब यहां से लेके वो बढ़ रहा है, मोटा मोटा समझो, ठीक है। अब हमने बिग इंडियन में क्या पढ़ा था, जो MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो लोअर एंड पे स्टोर होती है और उस तरह से अरेंज होता है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लोअर एंड पे 0 1, उसके बाद 2 3, उसके बाद 4 5, उसके बाद 6 7, इस तरह मैंने लिख दिया। वाइल लिटिल इंडियन में क्या था, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो लोअर एंड पे स्टोर हो रही है, तो 6 7, पीछे चलेंगे अब, 6 7 4 5, अच्छा जैसे 6 7 लिखा तो तुम इसे 7 6 मत लिखना, है ये 6 7 ही, पर देखेंगे पीछे से, ठीक है। 6 7 4 5 2 3 0 1, ठीक है, और ये उसका कुछ रैंडम एड्रेस है, 0x20 0x21, ये रैंडम उसका एड्रेस है। बस तुम्हें इस तरह से ये एग्जाम्पल लिखना है, और ये कुछ राम कहानी लिखनी है इसके अंदर, और तुम्हें नंबर पूरे मिल जाएंगे। फिर तुम्हारा आता है जो अगला टॉपिक है, एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड किसी PDF में दे रखे हैं 11 एड्रेसिंग मोड होते हैं, और किसी PDF में दे रखे हैं 8 एड्रेसिंग मोड होते हैं, तुम्हें जो रट जाए तुम वो कर लेना, ठीक है। ये लिखे एड्रेसिंग मोड, और एड्रेसिंग मोड यहाँ पे भी है, ये 8 एड्रेसिंग मोड है। देखो कौन कौन से, 8 आसान वाले देखते हैं, सारे आसानी है वैसे तो, सेम भी है कुछ कुछ, ठीक है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, बेस एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, बेस इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट। अब समझ में नहीं आया होगा, इस पे ना एक चीज लिख लो, MTR का मतलब क्या है, मुझे तो रटो, समझ में आए ना आए इसे रट लो। अगर जैसे तुम्हारा है एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं, तुमने एक लाइन लिखी उसकी डेफिनेशन की, एड्रेसिंग मोड हमें बताते हैं कि हमें डेटा को किस तरह से अरेंज करना है, डेटा किस तरह से अरेंज्ड है, मोटा मोटा, ठीक है। ये तुमने एक डेफिनेशन लिखी, या यही उतार दी जो भी लिखी यहाँ पे, या यहाँ पे एक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन लिख दी तुमने, और उसके बाद इस तरह से लिख देगी ये 8 एड्रेसिंग मोड होते हैं, और फिर उन्हें अलग अलग करके उसके अंदर कुछ भी लिखो, नंबर मिल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 कटेगा। देखते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होता है। अच्छा, थर्ड यूनिट जो होगी उसमें आराम से प्यार से समझेंगे चीज़ें कैसे कैसे काम करती हैं, ये वाला रटने और याद करने का है, तो इसमें इसलिए इस तरह से बता रहा हूँ। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, देखो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में तुम्हारा डेटा होता है, वो डेटा तुम्हारा स्टोर होता है तुम्हारा इंस्ट्रक्शन के अंदर ही। इसे करने से पहले एक 2 वर्ड समझो, ऑपकोड और ऑपरेंड। ऑपकोड क्या होता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ऑपरेंड होता है किस डेटा पे परफॉर्म कर रहे हैं, समझे, मतलब ऑपरेंड है किस डेटा पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ऑपकोड है क्या ऑपरेशन, प्लस माइनस, है ना, एक्सेट्रा। तो अब देखो इसमें क्या है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में जो तुम्हारा डेटा होता है वो तुम्हारा इंस्ट्रक्शन के अंदर ही स्टोर है। जैसे क्या है, मूव CX, एक वेरिएबल मूव CX, यहाँ पे ये तुम्हारा डेटा दे रखा है कि ऐड AX, ये तुम्हारा डेटा दे रखा है कि इस डेटा को AX के अंदर ऐड कर दो, जो ये तुम्हारा डेटा है इस डेटा को CX के अंदर मूव कर दो। ये तुम्हारे AX CX क्या है, ये जब अभी हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे तो उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ये शॉर्ट फॉर्म क्या है। अभी तुम इसे ये समझो कि एक वेरिएबल है बस,
ठीक है। फिर तुम्हारा आता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या है कि रजिस्टर इज द सोर्स ऑफ एन ऑपरेंड। और फिर आता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या है कि जो तुम्हारा एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये तुम्हारा एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है, तो जो तुम्हारा ये डेटा है इसके साथ तुम्हें एक मेमोरी लोकेशन दे रखी है, मतलब डेटा है उसके साथ एक मेमोरी लोकेशन दे रखी है, तो तुम्हें वहां से मिलेगा। जैसे तुम्हारे ऑपकोड है, ये एड्रेस है, तो इस एड्रेस में तुम्हें एक मेमोरी लोकेशन दे रखी है, इस मेमोरी लोकेशन पे तुम्हारा ऑपरेंड है, ठीक है। इस मेमोरी लोकेशन पे जाके तुम्हें पता लग रहा है कि किस डेटा पे तुम्हें एक्शन परफॉर्म करना है। वाइल इमीडिएट में तुम्हारा डेटा उसके अंदर ही दे रखा था, तुम्हें कहीं नहीं जाना। डायरेक्ट में क्या कर रखा है, डेटा ना देखे तुम्हें उसका एक एड्रेस दे रखा है, मेमोरी एड्रेस दे रखा है। और इनडायरेक्ट में क्या है कि जस्ट अपोजिट ऑफ डायरेक्ट, कि अपोजिट ऑफ डायरेक्ट इन द सेंस कि जैसे मानो यहाँ पे तो तुम्हें मेमोरी एड्रेस दे दिया और तुम यहाँ पे मेमोरी एड्रेस से यहाँ पे गए और तुम्हें डेटा मिल गया, तुम्हें तुम्हारा ऑपरेंड मिल गया। इनडायरेक्ट में क्या है, तुम्हें एक एड्रेस दे रखा होगा, तुम उस एड्रेस पे जाओगे, मानो यही तुम्हारी एक रजिस्टर था, यहाँ पे तुम गए और यहाँ पे तुम्हें एक एड्रेस दे रखा है, एक एड्रेस के थ्रू इस पे आए, अब यहाँ पे एक और एड्रेस है, उस एड्रेस के थ्रू तुम अपने ऑपरेंड पे जाओगे, समझे। फिर आता है बेस एड्रेस। बेस एड्रेस में क्या है, कांस्टेंट ऑफसेट इक्वल्स टू सम ऑफ बेस रजिस्टर एंड 16 बिट डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि उसमें जो तुम्हारे पास एक रजिस्टर दे रखा होता है और उसके साथ तुम्हें कोई बिट्स, नंबर ऑफ बिट दे रखी होती है, ठीक है। और इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में क्या है, तुम्हें एक इंडेक्स नंबर दे रखा होता है, मतलब तुम्हारा जो इंस्ट्रक्शन होता है उसके अंदर एक इंडेक्स नंबर भी दे रखा होता है तुम्हें। और बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मतलब बेस एड्रेस और इंडेक्स का कॉम्बिनेशन, इंडेक्स भी दे रखा होता है और तुम्हें एक रजिस्टर भी दे रखा होता है। आई गेस ये कुछ ऐसा ही है, बाकी तुम रट सकते हो उसे। बेस इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट, बेस इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या है कि तुम्हें ये चीज़ तो पूरी एग्जैक्ट है, इसके साथ एक तुम्हें कोई और एड्रेस भी दे रखा है कि प्लेस हो रही है तुम्हारी वैल्यू वहाँ से, ठीक है। बाकी ये ऐसे रटने का है। तो अगला टॉपिक हमारा आएगा 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ये इंपॉर्टेंट बता रहे थे बट आई गेस ये हमारा ना सेमेस्टर में आया ना टेस्ट में आया, बट फिर भी कर लो। तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर देखो, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट देखते हैं पहले। बस इंटरफेस यूनिट क्या होता है, देखो बस इंटरफेस यूनिट देखने से पहले उसका काम समझो। उसका काम क्या होता है कि ये फेच करती है इंस्ट्रक्शन और डेटा फ्रॉम द मेमोरी, राइट करती है डेटा टू द मेमोरी, और राइट डेटा टू इट पार्ट, जो मैं उसके प्रोसेसर उसके पार्ट को, और रीड डेटा फ्रॉम द पार्ट, और डेटा जो है तुम्हारा उससे उसके पार्ट से वो रीड करती है, ठीक है। ये किस तरह से बनी हुई है कि एक बॉक्स है, बस इंटरफेस यूनिट, एग्जीक्यूशन यूनिट, इसका पूरा एक मैं डायग्राम दिखाऊंगा। बस इंटरफेस यूनिट, एग्जीक्यूशन यूनिट, रिजल्ट, और मतलब रिजल्ट दे रही है और क्वेरी ले रही है कहाँ से, मेमोरी से। ये ऊपर एक मेमोरी यूनिट बना रखी है, ओके। देखते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं, बस इंटरफेस यूनिट के 3 पार्ट होते हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, सेगमेंट रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन क्यू। क्या क्या, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या करता है, एक 16 बिट का रजिस्टर है और जो तुम्हारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसे स्टोर करता है अपने अंदर। सेगमेंट रजिस्टर क्या है, एक 1 MB का मेमोरी स्पेस है, टोटल 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है, उनके नाम क्या है, CS, DS, SS, ES। CS मतलब कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट। अंदर क्या क्या होता है वो किसी काम का नहीं है, बस ये 4 लिखे, अगर आया तो ये 4 लिखना, खत्म। टोटल 1 MB का होता है पूरा और 4 पार्ट में डिवाइडेड है और हर ब्लॉक 64 KB का होता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या करता है, इसकी डेफिनेशन देखो, द प्रीफेच इंस्ट्रक्शन इज सेव्ड इन अ ग्रुप ऑफ हाई स्पीड रजिस्टर। जो प्रीफेच इंस्ट्रक्शन है वो हाई स्पीड, प्रीफेच जो इंस्ट्रक्शन है वो एक हाई स्पीड रजिस्टर में स्टोर होता है, उस हाई स्पीड रजिस्टर को इंस्ट्रक्शन क्यू बोल देते हैं। और बाकी इसके अंदर और ये जो लिखा है, लिखना चाहो लिखो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये इसका मेन डायग्राम है। अच्छा, ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, तो समझ में ना आए तो जो तुम्हारे पास PDF में डायग्राम होगा उसे देख लेना। मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ क्या होता है। देखो, ये तुम्हारी एक बस है, ठीक है, ये तुम्हारी बस इंटरफेस यूनिट है, ये एग्जीक्यूशन यूनिट है। अभी हमने बस इंटरफेस यूनिट पढ़ी थी जो मैंने अभी बताई, एग्जीक्यूशन यूनिट अभी आगे देखते हैं। तो देखो, ये तुम्हारी बस इंटरफेस यूनिट है कि मेमोरी इंटरफेस है और ये एक बस है, और मैंने बताया था बस इंटरफेस यूनिट के 3 पार्ट होते हैं, सेगमेंट रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और इंस्ट्रक्शन क्यू। तो इंस्ट्रक्शन क्यू ये रही कि 1 2 3 4 5 6 4 इंस्ट्रक्शन क्यू, ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ऐसे है, और ये तुम्हारे 4 वो जो हैं सेगमेंट रजिस्टर वो यहाँ पे इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है। ये कंट्रोल सिस्टम है। फिर इसके नीचे तुम्हारे अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट आती है, एग्जीक्यूशन यूनिट का पार्ट है ये, ठीक है। फिर आते हैं ऑपरेंड फ्लैग, ये भी एग्जीक्यूशन यूनिट का पार्ट है। और फिर तुम्हारे जनरल पर्पस रजिस्टर और स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर, ये क्या होते हैं इन्हें भी समझते हैं। तो देखो, एग्जीक्यूशन यूनिट का फंक्शन क्या होता है, ये बताती है बस इंटरफेस यूनिट को कि कौन से डेटा पे
जो है तुम्हें इंस्ट्रक्शन करने हैं, ठीक है। डिकोड करती है इंस्ट्रक्शन को, एग्जीक्यूट करती है इंस्ट्रक्शन को और कंट्रोल करती है, मतलब सारा फंक्शन कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल यूनिट इसके अंदर होती है ना एग्जीक्यूशन के, तो कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। और इसके जो पार्ट होते हैं, इसके जो पार्ट हैं उसका कौन कौन से पार्ट हैं? जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर जो यहाँ पे है, जनरल पर्पस रजिस्टर, पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर, ठीक है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, फ्लैग रजिस्टर और टाइम एंड कंट्रोल यूनिट। क्या क्या होती हैं अभी देखते हैं, ठीक है। जनरल पर्पस रजिस्टर हमारे कौन से होते हैं? 4 होते हैं, AX, BX, CX, DX, ठीक है। 16 बिट के टोटल होते हैं और जैसे ये 2 पार्ट में डिवाइड है, AX, BX, CX, मतलब सब 2-2 पार्ट में है, A हाई A लो, B हाई B लो, C हाई C लो, D हाई D लो, ठीक है। तो AH AL, H और L का मतलब हाई और लो, ठीक है। और टोटल ये 16 बिट के हो जाते हैं और अगर इसे 2-2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 8 बिट का ईच है, ठीक है। मतलब ये AX 16 बिट का है, BX 16 बिट का है और अगर इसे 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 8-8 पार्ट में सब डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर। 2 होते हैं, 2 पॉइंटर होते हैं, 2 इंडेक्स रजिस्टर होते हैं। 2 पॉइंटर कौन कौन से? स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर। इंडेक्स कौन कौन से? सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये डायग्राम में हमने यहाँ नीचे बहुत छोटे से लिख रखे थे, ठीक है। और वो इसके अंदर का लिखने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, अगर तुमने डायग्राम याद कर लिया और बस ये लिख ली कि ये इसके पार्ट हैं, बाकी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कॉपी इसी में बढ़ जाएगी, क्या लिखोगे, ठीक है। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट 16 बिट की होती है, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाती है। फ्लैग रजिस्टर 16 बिट के होते हैं, 2 और ये किस तरह से डिवाइड होते हैं? 9 फ्लैग और 7 फ्लैग। 7 फ्लैग जो होता है वो अनयूज होते हैं, 9 फ्लैग फर्दर डिवाइड होते हैं, स्टेटस फ्लैग और कंट्रोल फ्लैग, ठीक है। स्टेटस फ्लैग 6 होते हैं, कंट्रोल फ्लैग 3 होते हैं। ये उनके नाम है, अगर तुम याद करना चाहो वैसे जरूरत नहीं है। स्टेटस फ्लैग कौन कौन से? कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी, जीरो, साइन, पैरिटी, ओवरफ्लो। कंट्रोल फ्लैग डायरेक्शन, इनपुट और ट्रैप फ्लैग। ये एक मतलब ये समझो कि किस तरह से फिल है, ठीक है, कि 16 बिट के होते हैं ना, 0 से लेके 16 तक तुमने फिल किया और यहाँ पे लिखा है कि पहला वाला जो कॉलम होगा वो कैरी फ्लैग होगा, दूसरा वाला पैरिटी होगा, 4th वाले पे ऑक्सिलरी फ्लैग आएगा, इस तरह से फिल है, ठीक है। फिर है टाइम और कंट्रोल यूनिट। ये क्या करती है? मतलब जो इंटरनल ऑपरेशन है उन्हें जनरेट करने के लिए या जो तुम्हारे कंट्रोल सिग्नल है उन्हें जनरेट करने के लिए हेल्प होती है। फिर आता है इंटरप्ट ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ये भी बहुत रटने का है यार, किसी काम का नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये इंटरप्ट क्या है? एक थोड़ा सा थोड़ी देर का हॉल्ट, एक प्रोसेस के बीच, एग्जीक्यूशन के बीच में, ताकि जिसके पेरिफेरल डिवाइस हैं वो भी सीपीयू को एक्सेस कर पाएं, बस, ठीक है। इंटरप्ट 2 तरह का होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर 2 में डिवाइड है फर्दर, मार्केबल इंटरप्ट और नॉन मार्केबल। और सॉफ्टवेयर 256 टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे हार्डवेयर इंटरप्ट जो 2 हैं उन्हें क्या क्या बोल देते हैं? NMI और INTR, ठीक है। NMI क्या है? नॉन मार्केबल इंटरप्ट, INTR क्या है? मार्केबल इंटरप्ट, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं एक डिजायर्ड पोजीशन पे डाले जाते हैं इंटरप्ट करने के लिए, ताकि वो प्रोसेस थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले ले। ये INT3, INT0 भाई किसी काम की नहीं है, इसलिए मैं इसे बता नहीं रहा। हाँ, असेंबली लैंग्वेज का एक कोड हमारे सर ने लिखवाया था और ये सेमेस्टर में आया था, सिटीज़ में नहीं था, बट देखो इसे रटने का है, ठीक है। ये भी MTR है, बट इसे समझ के रट सकते हो तुम। इसमें जो हो रहा है ना, इसमें जो है A और B का एडिशन हो रहा है बस, और उसकी वैल्यू को C में स्टोर करवा रहे हैं। कैसे? देखो ये कोड एक तरीके से, देखो डेटा सेगमेंट पहले तुमने इनिशियलाइज किया, डेटा सेगमेंट लिखा ABC DW और उसकी एक वैल्यू दी 010H 0110H और एक क्वेश्चन मार्क, क्योंकि C में तो तुम स्टोर करवाओगे। डेटा एंड, फिर आता है कोड सेगमेंट। फिर तुमने अज्यूम किया कि CS को कोड बोलोगे, DS को डेटा बोलोगे। यहाँ से तुम स्टार्ट कर रहे हो, मूव कर रहे हो AX के अंदर डेटा, ठीक है। फिर मूव कर रहे हो DS के अंदर AX, ठीक है। फिर मूव कर रहे हो AX के अंदर A, फिर क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो BX के अंदर B। अब देखो AX के अंदर तुमने डेटा डाला और AX को DS के अंदर डाल दिया, मतलब इसके अंदर, तो तुम्हारे पास AX फ्री हो गया। अब AX के अंदर तुम A की वैल्यू इनपुट करवा सकते हो, BX के अंदर तुमने B की वैल्यू इनपुट करवाई, फिर तुमने ऐड कर दिया AX और BX को और उसकी वैल्यू, मतलब AX के अंदर तुमने B की वैल्यू को ऐड कर दिया और जो मतलब एक AX के अंदर तुमने B की वैल्यू को ऐड करा है तो वो AX के अंदर आ गया, जो उसका सम हुआ वो AX के अंदर है। अब उस वैल्यू को तुमने C के अंदर मूव करवा दिया बस, और यहाँ पे तुमने लिखा int3 क्योंकि 3 इंटीजर यूज हुए, और कोड एंड और एंड स्टार्ट को एंड किया, कोड को एंड किया, मतलब जो हम ब्रैकेट लगाते हैं बस उसी तरह से। थोड़ा सा देख लो। फिर तुम्हारे इंस्ट्रक्शन आते हैं। इंस्ट्रक्शन कितने तरह के होते हैं? 3 एड्रेस, 2 एड्रेस, 1 एड्रेस, 0 एड्रेस। अच्छा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आएगा, वो भी क्वेश्चन मैं बताऊं तुम्हें क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है
और पता नहीं आया था नहीं आया था, एक इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि इसे इवेल्युएट करो यूजिंग दी 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस, 1 एड्रेस, 0 एड्रेस, या छोटे में अगर पूछा तो ये वाला दे देगा, ये वाला जो तुम्हारा इंस्ट्रक्शन है इसे सॉल्व करके दिखाओ यूजिंग 1 और 2 और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे होता है। तो देखो इंस्ट्रक्शन कौन कौन से हैं तुम्हारे। 3 एड्रेस में क्या है, तुम्हारे 3 वेरिएबल, एक तरीके से मोटा मोटा समझो 3 वेरिएबल का यूज हो रहा है। जैसे ऐड कर रहे हो R1 A B, R1 के अंदर A प्लस B कर रहे हो, और दूसरा एग्जाम्पल ऐड कर रहे हो R2 के अंदर C प्लस D। ठीक है, 2 एड्रेस में क्या है, 2 वेरिएबल होंगे, मूव कर रहे हो R1 के अंदर A। ठीक है, और 1 एड्रेस में क्या है, एक ही होगा, लोड A स्टोर B। 0 एड्रेस में क्या होगा, पुश A पुश B, ऐड नल पॉप। 0 एड्रेस में एक तरीके से स्टैक में कुछ चीज परफॉर्म करवाते थे ना, वो वाली चीज यूज हो रही है इसमें। ठीक है, फिर आता है इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस। इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस मेरे हिसाब से एक बहुत छोटा सा पूछ सकता है, वो डिफरेंशिएट की तरह या किसी भी तरह से। तो तुम्हें बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है और बस ये लिखना है, इससे ज़्यादा याद करने का मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, स्टेट लाइन सीक्वेंस, ब्रांच लाइन सीक्वेंस। स्टेट लाइन सीक्वेंस क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप चलेगा, उसके थ्रू तुम एग्जीक्यूट करवाओगे इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, ब्रांच लाइन में क्या है, वो एक सीक्वेंस ना होकर एक ब्रांच बढ़ जाएगी। जैसे कुछ आया फिर एक कंडीशन दे दी तो वो एक कंडीशन आ जाएगी इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कि तुम मूव करवा रहे हो 5 को AX के अंदर, ऐड करवा रहे हो AX के अंदर 3, अभी AX के अंदर 5 है, अब 5 + 3 करवा रहे हो और वो वैल्यू AX के अंदर रहेगी, और सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो AX के अंदर 2, 5 + 3 हुआ मतलब 8 हो गया, 8 में से अब तुम 2 माइनस करवा रहे हो, एक सीक्वेंस चला। वाइल जब तुम ब्रांच लाइन में आए, इसमें क्या किया, मूव करवाया AX के अंदर 5, तुम कंपेयर करवा रहे हो AX को 0 से, और अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो तुम क्या करवा रहे हो, जंप टू लेवल 1, जो लेवल 1 वाली कंडीशन है वहां पे जंप होगा और उसके बाद की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये लेवल 1 नहीं आएगा और क्या होगा, ऐड होगा AX के अंदर 3, मतलब 5 + 8 तब होगा। तुमने बीच में कंडीशन डाल दी तो एक ब्रांच लाइन हो गया। ठीक है, तो ये बस इतना से था। देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर तुम्हें बोले तो मैं एक एग्जांपल पूरा बताऊंगा, दूसरा ऊपर से बताऊंगा कि ये वाला तुम्हें एक प्रोग्राम दे दिया या अरिथमेटिक ऑपरेशन दे दिया, अब इसे सॉल्व करो यूजिंग 3 एड्रेस, 2 एड्रेस, 1 एड्रेस और 0 एड्रेस। तो इसे कैसे करोगे, पहले इन दोनों को ऐड करवाओगे 3 एड्रेस, बस जनरली भी इन दोनों को ऐड करवाओगे, इन दोनों को ऐड करवाओगे, जो ऐड करके आया उसके आपस में मल्टीप्लाई करवा दोगे। देखो 3 एड्रेस में बहुत ईजी है। 3 एड्रेस में क्या है, तुम्हारे नंबर ऑफ जो लेंथ है वो कम हो जाएगी लेकिन इंस्ट्रक्शन की लेंथ बढ़ जाएगी। तुमने क्या किया, R1 के अंदर A और B का एडिशन करवाया, R2 के अंदर C और D का एडिशन करवाया और मल्टीप्लाई करवा दिया R1 और R2 को। ठीक है, ये तुम्हें एज इट इज लिखना है। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, और यहाँ पे तुम्हें इक्विवेलेंस किस तरह से परफॉर्म हो रहा है वो भी लिखना है कि R1 रजिस्टर के अंदर मेमोरी A मेमोरी B तुमने स्टोर करवाया, और फिर R2 के अंदर ठीक है मेमोरी C और MD स्टोर करवाया, और X के अंदर तुमने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवा के स्टोर करवा दी। ये तुम्हें दोनों लिखने हैं। ठीक है, 2 एड्रेस में से कैसे करेंगे, 2 एड्रेस में पहले हम करेंगे मूव R1 और A। R1 के अंदर हमने A डाला और ऐड R1 के अंदर B, अभी R1 के अंदर A है, अब ऐड कर दो R1 के अंदर B। ठीक है, दोनों स्टोर होके R1 के अंदर आ गए। सेम R2 के अंदर C डाला और R2 के अंदर D ऐड करवाया, अब मल्टीप्लाई करवा दो R1 और R2 को और X नाम के एक वेरिएबल के अंदर R1 को मूव करवा दो। ये चीज़ तुमने यहाँ पे लिखी है। और फिर यूजिंग 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कि तुमने 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में तुम्हें क्या है कि एक्यूमुलेटर का यूज़ करता है। एक्यूमुलेटर मतलब ये हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम यहाँ पे करवा रहे थे ना R1 R2, ये हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक्यूमुलेटर का यूज़ करता है, वो ऑलरेडी प्री बिल्ट है एक तरीके से। तो तुमने लोड करवाया A को, कहाँ पे, वो A कहाँ लोड हुआ, एक्यूमुलेटर के अंदर लोड हुआ। ठीक है, A एक्यूमुलेटर के अंदर लोड हुआ और तुमने ऐड करवा दिया B को, कहाँ पे ऐड हुआ, एक्यूमुलेटर के अंदर, वो B एक्यूमुलेटर के अंदर हो गया। अब देखो एक्यूमुलेटर एक ही है, उसके अंदर A और B का एडिशन है, अब C और D का करवाओगे तो गलत हो जाएगा ना। तो अब तुमने A और B के एडिशन को एक T नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। ठीक है, फिर तुमने सेम जो यहाँ पे किया है लोड C और ऐड करवाया D को, वो ऐड हो गया। ठीक है, अब तुम्हारे एक्यूमुलेटर के अंदर A और C का एडिशन है, T के अंदर तुम्हारा इसका एडिशन था, तो जो तुम्हारा एक्यूमुलेटर है उसकी मल्टीप्लाई T से करवा दो, मल्टीप्लाई T, ऑटोमेटिकली जो ये मल्टीप्लाई T लिखा है एक्यूमुलेटर से T मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर तुम्हारा एक आंसर आ गया, उसे तुम X नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। यहाँ पे ये चीज लिखी है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हमें सारा करके दिखाना पड़ेगा, अगर आया जी हाँ आपको करके दिखाना पड़ेगा, लॉन्ग में आ सकता है। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, देखो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन स्टैक की तरह काम करता है। पहले जो तुम्हें अरिथमेटिक ऑपरेशन दे रखा है उसे तुम पोस्टफिक्स ऑपरेशन में कन्वर्ट कर लो। पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं यार, ये DSA में है टॉपिक,
बट देखो इसे तुम अगर जनरल समझो, जैसे a प्लस बी है तो a और b एक साथ लिखा, प्लस वाला साइन बाहर आ गया, c और d एक साथ लिखा, प्लस वाला साइन बाहर आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया। इसका एक पूरा तरीका होता है, बट जिस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा आई गेस या तो यही आ जाएगा या तो बहुत आसान आएगा इसी तरीके का, तो तुम इसी तरह करना, ठीक है। पहले वेरिएबल साथ, उन दोनों के बीच का जो ऑपरेटर है उसे बाहर लिखना, फिर 2 वाले साथ और उसका ऑपरेटर बाहर, और फिर जो सेंटर का ऑपरेटर है उसे सबसे बाहर, क्योंकि इसे भी तो तुम इस तरह से ऐसे मानो ये a है ये b है, इन दोनों को साथ लिखोगे और इसका बीच का ऑपरेटर बाहर लिखोगे। जैसे यहाँ पे क्या है, ये a है ये b है, दोनों को साथ लिखा, इसका ऑपरेटर बाहर लिखा, इसे भी तो इस तरह से लिखोगे। अब देखो क्या करोगे, अब तुम इस टैग में a इनपुट करवाओगे, b इनपुट करवाओगे, और जैसे ही तुम्हारा कोई ऑपरेटर आएगा, ठीक है, ऑपरेशन आएगा, मतलब कि तुम्हारा जैसे ऑपरेशन आया, कौन सा ऑपरेशन है, प्लस, जैसे प्लस ऑपरेशन आया तुम पहले b को पॉप करोगे, a को पॉप करोगे, ए और बी का ए और वो ऑपरेशन जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म कराओगे, ए ऑपरेशन बी, ठीक है, और जो उन दोनों का आंसर आएगा रिजल्ट को वापस इसमें स्टोर करवा दोगे। तो रिजल्ट के अंदर अब क्या गया, ए प्लस बी, ठीक है। फिर तुमने सी को इनपुट करवाया, फिर डी को इनपुट करवाया, फिर तुम्हारा एक ऑपरेशन आ गया, तो पहले डी बाहर आया, फिर सी बाहर आया, फिर ऑपरेशन परफॉर्म होगा सी ऑपरेशन डी, मतलब जो बाद में निकला है वो पहले ऑपरेशन फिर डी, ठीक है। सी प्लस डी हुआ, फिर उन दोनों का सम वापस इसके अंदर आया, सी प्लस डी, ओके। फिर तुम्हारा एक और ऑपरेशन आया तो सी प्लस डी बाहर आएगा, ए प्लस बी बाहर आएगा, वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लाई का था, फिर दोनों का रिजल्ट अंदर जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग? और जो चीज मैंने तुम्हें ये बताई वो चीज यहाँ पे लिखी है कि पुश ए पुश बी ऐड, पुश सी पुश डी ऐड, मल्टीप्लाई पॉप, क्या क्या चीज हुई है वो यहाँ पे लिखे हैं। फिर तुम्हारा एक अलग क्वेश्चन होता है भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, ये नोट्स में देखना क्योंकि ये आसान है यार, बड़ा है इसका मतलब ये नहीं टफ है, बट देखो एक बार वीडियो में देख लो, अगर नोट्स खोल के देखने का मन नहीं है तुम्हारा राइटिंग की वजह से, पॉज करके देख लो और बस। हाँ, मैं बताऊंगा वैसे अभी ये क्या हो रहा है। जैसे ARM आया तो मैं ARM छोड़ के गया था, बट ARM और x86 के बीच का डिफरेंस कर लेना है एक बार को, अगर तुम्हारी PDF में होगा, नहीं तो ChatGPT से देख लेना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक बार देख के जाना, ये आ सकता है। और फीचर ऑफ ARM ये भी देख के जाना। और अगर वैसे तो तुम्हें जो मैंने इस वीडियो में बताया है उससे ही क्वेश्चन आएंगे, और अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कोई बाहर है तो इस वीडियो में जो चीज़ पढ़ाई है, जो चीज़ बताई है, मतलब उससे तुम कर सकते हो। जो चीज़ अगर एक्स्ट्रा बाहर से आ गई तो वो चॉइस में निकल जाएगी, बट मेरे हिसाब से बाहर से कुछ आएगा नहीं, ARM आ सकता है तो इसे पढ़ लेना। और ARM से रिलेटेड फिर कुछ भी आ जाए तो जो तुमने पढ़ा है ना तुम वो लिख के आना, ठीक है। तुम्हें मत सोचना पूछा क्या है, तुमने जो पढ़ा है तुम वो लिख के आना। पढ़िए उस केस में जब तुम्हें कोई चॉइस नहीं बची, ये नहीं कि तुम सब में ऐसे ही कर रहे हो। देखो इसमें भी तुम ऐसे करोगे, 3 एड्रेस वाला बहुत छोटा पड़ेगा कि तुमने देखो पहले क्या करोगे, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन करवाओगे, इन दोनों के बीच में करवाओगे, जो रिजल्ट आएगा उससे इसका करवाओगे, जो रिजल्ट आएगा उससे इसका करवाओगे, फिर इसका करवाओगे, फिर ये एक में स्टोर हो गया। ऐसे ही इन दोनों के बीच में करवाओगे, रिजल्ट आया उसका इस जी से करवाया, एक में स्टोर हो गया, पहले वाला का जो स्टोर था दूसरे वाले का जो स्टोर था, आपस में ऑपरेशन परफॉर्म करवाओगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो तुमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया ए और बी को, ठीक है, मल्टीप्लाई किया डी और ई को, और फिर जो रिजल्ट आया, ठीक है, उन्हें सब्ट्रैक्ट किया तुमने आपस में, मतलब जो इसका रिजल्ट आया था उससे f से सब्ट्रैक्ट किया, फिर तुमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया c के साथ, फिर तुमने ऐड कर दिया जो दोनों का रिजल्ट आया, ठीक है। फिर तुमने क्या किया, फिर तुमने एक R3 नाम का वेरिएबल लिया है, मल्टीप्लाई इन दोनों के लिए, और फिर ऐड करवाया, जो रिजल्ट आया उसे g के साथ ऐड करवाया। फिर जो तुम्हारा रिजल्ट आया था कि पहला वाला रिजल्ट तुमने ना R1 में स्टोर करवा लिया था, फिर और जो ये नीचे वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवाया ये R3 में स्टोर करवाया, उन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करवा दी, ये यहाँ पे लिखा है। जैसे पीछे किया ना हमने सेम वही है, अगर एक बार इसे देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नहीं आता तो व्हाट्सअप ग्रुप पे तुम लिख सकते हो, लेकिन प्लीज़ व्हाट्सअप ग्रुप पे लिखना, पर्सनल DM मत करना। मैं जनरली बोल रहा हूँ कि प्लीज़ पर्सनल DM मत करना। ग्रुप पे पूछोगे तो क्या है कि जो मैं बताऊंगा सब देख सकते हैं। अब पर्सनल पूछा तुम्हारा डाउट सॉल्व हो गया, वो डाउट किसी और को भी था बट वो हेजिटेट कर रहा है पूछने में, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। 2 एड्रेस देखो, 2 एड्रेस में भी ऐसे है कि तुमने R1 के अंदर A को लोड करवाया, मतलब मूव करवाया, और सब्ट्रैक्ट कर दिया R1 के अंदर से B, R1 में से B, अभी R1 के अंदर A की वैल्यू थी उसमें से B सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो चीज़ हमने यहाँ की है बस उसे तुम 2 एड्रेस की तरह करके देखना, हो जाएगा, ठीक है। और इतना कुछ टफ नहीं है, देख लो ध्यान से, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अगर कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन, गाली वाली देनी है कुछ तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।